नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी बहस का। पब्लिक है ये सब जानती है, चीन को एक बार फिर से नाकाम कोशिश पर पराजय का सामना करना पड़ा क्योंकि सेना ने चीन के गुस्ताखी पर करारा प्रहार किया है। चीन की घुसपैठ पर भारतीय सेना ने ऐसा जवाब दिया कि चीन से न गलते बन रहा और ना ही निगलते बन रहा। तवांग में ड्रैगन 300 सैनिकों के साथ हेकड़ी दिखाने आया था, लेकिन भारतीय सैनिकों की टुकड़ी के सामने दुम दबाकर भागने को मजबूर हो गया। इससे पहले दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प हुई। इस झड़प में भारत के कई सैनिक जख्मी हुए, जबकि भारतीय सैनिकों ने चालबाज चीन के रक्त रंजक साजिश पर ऐसा वार किया कि 20 से ज्यादा सैनिक लहू बहाने के लिए मजबूर हो गए और फिर देखते ही देखते तवांग छोड़कर भाग खड़े हुए। लेकिन इस विवाद पर देश की सियासत में आग लग गई है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने सरकार की ऐसी घेरेबंदी की कि विवाद ने तूल पकड़ लिया। दोनों सदनों में विपक्ष को जवाब देने के लिए राजनाथ सामने आए और सेना को लेकर हो रही सियासत पर विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो चालबाज चीन ने किया उसका करारा जवाब भारतीय सेना के शूरवीर जवानों ने दिया है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी बहस। चालबाज चीन के खिलाफ सेना की स्ट्राइक। इस मुद्दे को चीनी पक्ष के साथ कूटनीतिक स्तर पर भी उठाया गया है। किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। वो चर्चा के लिए तैयार नहीं थे और हमारे बात सुनने के लिए भी वो तैयार नहीं है। सेना की दहाड़, रक्त रंजित चीन का हाल। और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। रक्षा मंत्री की जो अपने अधिकार होते हैं वो अधिकार नहीं जता पा रहे हैं। इसका मतलब ये लगता है रक्षा मंत्री को खुद अपने को रक्षा करने की हथियार नहीं है, तो देश को कैसे रक्षा करेगी। भारत से हारा, रणभूमि छोड़ चीन भागा। किसी भी प्रयास को रोकने के लिए सदैव तत्पर है हमारी भारत की सेना। कैसे 18,000 फीट नीचे से ऊपर आकर चीन हमला करते हैं हमारी भारत की फौज के ऊपर, हमारी जमीन में कैसे आता है। तो ये सरासर इनकी नाकामी और झूठ बोल रहे हैं। भाई लेके जाइए ना हमको, चलिए। LAC पर सेना की दहाड़, चीन पर प्रहार। घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है। कंफर्म्ड खबरें ये आ रही हैं कि डोकलाम के अंदर भी चीन ने दोबारा कब्जा कर लिया है। डोकलाम, गलवान, अब तवांग, कब इंतकाम। और ऐसे में सवाल है कि जब सीमा पर संकट आया तब विपक्ष सरकार के सामने सियासत का एजेंडा लेकर खड़ा हो गया, सेना को बहाना बनाकर सरकार पर हमलावर हो गया। इसीलिए भारत 24 पूछ रहा है कि जिसे देश पर नहीं भरोसा वो चीन में खोजी मौका। चीन पर प्रहार तो डरे भारत में चीन के चाटुकार। भारत दिखाए शक्ति, विपक्ष करे चीन की भक्ति। RGF को चीनी अनुदान तो कांग्रेस का संसद में बवाल। और आखिरी सवाल, देश से प्यार, चीन की मदद आखिर क्यों स्वीकार? ये सवाल भारत 24 पूछ रहा है। इन सवालों पर करेंगे बात, लेकिन उससे पहले आपको भारत और चीन के बीच झड़प की कहानी बताते हैं। कैसे भारत ने चालबाज चीन को करारा जवाब दिया, कैसे चीन की साजिश को नाकाम किया। दरअसल चीन ने तवांग में LAC पर कंस्ट्रक्शन की कोशिश की, जिसका करारा जवाब भारतीय सेना ने दिया और चीन के कंस्ट्रक्शन को तोड़ डाला। चीन ने तवांग में घुसपैठ की कोशिश की, जिसके जवाब में भारत ने चीन की घुसपैठ को रोकर तोड़ जवाब दिया। इस दरमियान जब चीनी सैनिक घुसपैठ रोकने के लिए सेना पर पथराव करना शुरू कर रहे थे, उसके बाद भारतीय सैनिकों ने करारा प्रहार किया, जिसकी वजह से चीनी सैनिकों को उल्टे पांव ही दौड़ना पड़ा। इस पथराव में भारतीय सेना के कई जवान भी जख्मी हुए, जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लेकिन भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में चीनी सेना के 20 से ज्यादा सैनिक जख्मी हो गए। बड़ी जानकारी
आपके लिए। वहीं इस टकराव और सीमा पर दोनों देशों के बीच हिंसा की खबरों के बीच तनाव देखने को मिला, जिसके जवाब में भारत सरकार ने भी जवाब दिया। राजनाथ सिंह ने कहा कि तवांग में भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। चीन भी इस विवाद पर सफाई दे रहा है और कहा कि तवांग से सेना पीछे हट गई है। राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन की घुसपैठ को भारतीय सेना ने नाकाम किया है। वहीं चीन ने कहा है कि भारतीय सीमा पर स्थिति स्थिर बनी हुई है। वहीं तवांग कॉन्फ्लिक्ट के पीछे चालबाज चीन की साजिश आखिर क्या है, ये सवाल है। क्या तवांग में चीन की घुसपैठ की कोशिश सोची समझी साजिश थी? यह सवाल इसलिए क्योंकि जिनपिंग लगातार चीन में घिरते जा रहे हैं। तो चलिए अब आपको चीन की साजिश समझाने की कोशिश करते हैं। जिनपिंग आर्थिक मोर्चे पर नाकाम होते जा रहे हैं। वो अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने में नाकाम है, जिसकी वजह से महंगाई की मार से जनता परेशान है। शी के खिलाफ चीन में आवाज उठने लगी है। देश में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। वैश्विक स्तर पर चीन की छवि खराब हो रही है क्योंकि उइगर मुसलमानों के शोषण का आरोप लगता है। पीओके पर भारतीय एक्शन का डर भी चीन को सता रहा है क्योंकि चीन और पाकिस्तान के बीच जो आर्थिक गलियारा खींचा जा रहा है, उस प्रोजेक्ट पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। भारत की बढ़ती ताकत के से भी चीन परेशान नजर आ रहा है। सीमावर्ती क्षेत्र में विकास से भी चीन चिंतित है और मोदी की ग्लोबल लीडरशिप की वजह से जो छवि बन रही है, उससे भी परेशान है चीन, क्योंकि दुनिया के देश भारत की ताकत का लोहा मानते हैं। इससे चीन परेशान है और अंत में देखिए, हाल ही में 2023 के लिए G20 की अध्यक्षता भारत को सौंपी गई। इस मंच से भारत अपनी वैश्विक छवि को प्रमोट करने का काम करेगा। इस विजन से भी चीन जो है वो बुरी तरीके से बौखलाया हुआ है। इसी मुद्दे पर हम करने जा रहे हैं बड़ी चर्चा। मेरे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं। राकेश त्रिपाठी बीजेपी से मेरे साथ रहेंगे, विंग कमांडर अनुमा आचार्य प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, वो हमारे साथ जुड़ी रहेंगी। दानिश कुरैशी रहेंगे MIM से। तहसीन पुरावाला मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ जी मौजूद रहेंगे, रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह मेरे साथ मौजूद रहेंगे, मेजर मोहम्मद कुमार रक्षा विशेषज्ञ। भारत 24 लगातार हमारे साथ जुड़े रहेंगे और इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेजर मोहम्मद अली शाह का सबसे पहले मैं रुख करने जा रही हूं। मेजर मोहम्मद अली शाह, आपने देखा, हमने देखा, दुनिया ने देखा कि किस तरीके से हमारे जवानों ने एक बार फिर से शौर्य, अदम्य साहस का परिचय दिया, तवांग में चीन को खदेड़ दिया बुरी तरीके से। उसके बाद से इस तरह की राजनीति आखिर क्यों और हो भी कैसे सकती है? देखिए, फौज जो है वो अपना काम बखूबी जानती है कि क्या करना है, क्या कार्रवाई करनी है। हाँ, ये बात अलग है कि फौज आदेश लेती है, वो ऑर्डर लेती है सरकार से, लेकिन फौज को अगर रख के बीच में जिसको भी, मैं कोई नाम नहीं ले रहा हूं कांग्रेस का या बीजेपी का या आम आदमी पार्टी का या इसका उसका, पॉलिटिक्स को फौज से दूर रखें, क्योंकि फौज जो है वो बिल्कुल सेक्युलर, ए पॉलिटिकल और बड़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो राष्ट्रीय सुरक्षा को सबसे आगे रखती है। हम लोग यहाँ पे बहस कर पा रहे हैं, डिबेट में लोग चेहरे सो पाते हैं क्योंकि फौज जो है वो सरहदों पे है। जिन लोगों को पॉलिटिक्स करनी है फौज को लेके, वो जाए सरहद पे 24 घंटे जाके चट्टानों में बिठा के दिखा दे, बर्फ पे, बर्फीले तूफानों पे। फौजियों को वहां पे ऐसे फौज जहाँ पे छुट्टी नहीं मिलती टाइम पे, मुश्किल वक्त में भर पेट खाना मतलब मिलता है, लेकिन दिल नहीं करता भाई खाने। मैं सर्विस करी है बॉर्डर पे, मैं जानता हूँ जो मुश्किल वक्त आता है फौजी पे, फौजी का दर्द वो फौजी ही जानता है। इनको मैं जो भी इस पे राजनीति लड़ना चाहता है, जाओ सरहद पे और जाके वहां पे राजनीति लड़ो ना भाई। राजनीति लड़ना बैठ के अपने कमरे से कहीं पे भी बड़ा आसान है, लेकिन सरहद पे खड़े होने के सबसे मुश्किल काम, शाजिया जी, मैंने फौज में क्या करा है, मैंने ये नहीं करा कि दुश्मन का सामना करा है या बॉर्डर पे रहा हूं या गोलियां का सामना करा हूं ना। सबसे मुश्किल काम मैंने ये किया था जब मैं किसी के घर पे फोन करता था कि आपका बेटा, आपका पति, आपका फादर इस दुनिया में नहीं रहा। सोचिए, जो अफसर ये काम कर रहा है उसके ऊपर क्या बीती होगी, कितना मुश्किल काम होगा ये। इसके अलावा टेरेन डिफिकल्टी वहां की है। तो मैं इनसे इल्तिजा करता हूं, जिनको भी राजनीति लड़नी है, जाओ 24 घंटे वहां के बिता दो। मैं मान जाऊंगा कि आप में वो बात है, तब आप कुछ काबिल हो, कुछ कर सकते हो जिंदगी में। ठीक है। मेजर मोहम्मद अली शाह को आप सुन रहे थे। एक बार फिर से मैं रुक कर रही हूं तमाम और खास मेहमानों का। राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। राकेश जी, ये वो नाजुक वक्त है जब तमाम गुटों को, तमाम खेमों को एकजुट होना चाहिए था, लेकिन यहां पर तो राजनीति हो रही है।
ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सेना के ऐसे मसले पर जब देश के रक्षा मंत्री जी स्वयं संसद में आकर के इस पूरे मसले को लेकर के बयान दे रहे हैं, उसके बावजूद आप देश के रक्षा मंत्री पर, देश की सेना पर भरोसा नहीं करते हैं और जानबूझ करके पॉलिटिकल मोटिव के तहत आप भारत की सेना को अपमानित करने का प्रयास करते हैं। आप वैश्विक स्तर पर भारत के सेना के मनोबल को गिराने जैसी बातें करते हैं। यह घृणित राजनीति है। इस घृणित राजनीति से कांग्रेस पार्टी को बाज आना चाहिए और गंभीर सवाल आज कांग्रेस पार्टी पर जो खड़े हुए हैं, उन गंभीर सवालों का जवाब आज कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदारी के साथ देना चाहिए कि 1 करोड़ 35 लाख रुपए जो चाइना के द्वारा कांग्रेस पार्टी के राजीव गांधी फाउंडेशन को पहुंचे हैं, उन पैसों का उपयोग कैसे कर रहे थे। चाइना के साथ संबंधों का जब रिसर्च कर रहे थे तो उसमें 1962 में जो तमाम जमीन एक्वायर कर ली गई थी, चाइना के द्वारा जो कब्जा कर ली गई थी, उस पर रिसर्च उन्होंने किया है या नहीं किया है। इस बात को लेकर के जो गृह मंत्री जी ने सवाल उठाए हैं, इन गंभीर सवालों का जवाब आज कांग्रेस पार्टी को देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इससे पहले भी डोकलाम को लेकर के जिस तरह से विवाद बनाने का प्रश्न किया था, तब भी भारत की सेना ने स्पष्ट तौर पर स्पष्ट किया था कि हमने 1 इंच जमीन भी भारत के किसी को कब्जा करने की न छूट दी है, न छूट देने देंगे। जब तक भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, किसी के अंदर इतना साहस नहीं है कोई 1 इंच जमीन भी ले सके। और वो आज ये राजनीतिक दावा कर रहे हैं 2006 में जिनकी सरकार रहते हुए अरुणाचल के मुख्यमंत्री दोरजी खांडू को चाइना ने वीजा देने से मना कर दिया था। यह दावा किया था कि अरुणाचल चाइना का हिस्सा है। यानी जिनकी विदेश नीति चाइना के सामने नतमस्तक हो जाती थी, जो चाइना के प्रति ज्यादा निष्ठा रखते हैं, वो आज भारत की सेना पर, भारत की सरकार पर जब सवाल उठाते हैं तो निश्चित तौर पर भारत के जो प्रेम रखने वाले लोग, भारत के जो देशभक्त नागरिक हैं, उनके अंदर क्रोध आता है। मैं मानता हूं कि सेना के मसले को लेकर के राजनीति से परे रखना चाहिए और समवेत स्वर सबका, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर देश की सुरक्षा के विषय पर जब भी हो तो एक रूप में आना चाहिए। ठीक है राकेश त्रिपाठी जी। अनुमा आचार्य जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, कांग्रेस पार्टी से है, साथ ही साथ सेना में भी लंबा समय बिता चुकी है। अनुमा जी, मैं आपके पास जाना चाहूंगी क्योंकि आपने तो सेना में भी समय व्यतीत किया है। राजनाथ सिंह को आपने सुन ही लिया होगा, उन्होंने पूरी जानकारी साझा की कि तवांग में हुआ क्या। उसके बाद से इस तरह की राजनीति क्या सही है, क्या वाकई होनी चाहिए? क्योंकि आप भी समझती हैं एलएसी पर तो कॉन्फ्लिक्ट्स होते ही रहते हैं, लेकिन सेना उसे हैंडल कर लेती है। देखिए, ऐसा है शाजिया जी, एक तो ना नॉर्मली बात करिए क्योंकि ये बहुत गंभीर मसला है। यहाँ जिंगोइज्म करके चिल्लाने से, नॉर्मल तरीके से मैडम कौन बात कर रहा है? नॉर्मल तरीके से सवाल पूछा गया, नॉर्मल तरीके से आपका जवाब आराम से बात करिए क्योंकि आराम से बात हो रही है मैडम, आराम से बात हो रही है। आपको अगर चाहिए कि मैं यहाँ से जाऊं तो वैसा बता दीजिए। वो आपकी इच्छा है अनुमा जी, वो आपकी इच्छा है, वो आपकी इच्छा है। पूरा सेंटेंस बोलने दीजिए। आप सुन रही हैं या नहीं? बिल्कुल सुन लिया और उस पर आपको जवाब भी दे दिया गया है अनुमा जी। वो आपकी इच्छा है कि आपको रुकना है या नहीं। सीधा सवाल है कि आप लोग राजनीति क्यों कर रहे हैं इस मुद्दे पर, जब सेना इन मामलों को हैंडल कर लेती है। एलएसी पर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या नहीं होते? हाँ, मुझे बोलने देंगे? बिल्कुल, आपको ही बोलने का मौका दिया था। आप तो मेरे पर पर्सनल हो गई, बिल्कुल कमेंट करने लग गई। बताइए तो इस पर आपका क्या जवाब है? करिए, आराम से मैं बताती हूँ क्या हुआ है। बताइए आराम से कि आप मुझे वो एक चिट्ठी बता दीजिए या इनविटेशन बता दीजिए जिससे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई हो। आप जो कह रही हैं कि जो विपक्ष है वो सरकार से सवाल पूछ रहा है, आपको बहुत सीधी बात बताती हूँ। आप जानती है हमारा ग्रेजिंग ग्राउंड है वहां पर, वहां हमारे चरवाहों को पिछले 1.5 साल से लगातार चीन के चरवाहे मारपीट कर रहे थे। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम था, लेकिन चीन जहां एक तरफ उन चरवाहों को फेलिसिटेट कर रहा था, हमारे यहाँ उनका कोई साथ नहीं दिया गया। और एक दिन तो ये होना था। और दूसरी चीज ये है कि मेरी मिलिट्री, हमारी देश की सेना बात कर रही है चीन से, बार बार 16 बार बात की है, लेकिन हमारे रक्षा मंत्री ने 1 बार बात की है, हमारे विदेश मंत्री ने 1.5 बार बात की है और हमारे प्रधानमंत्री ने तो बात ही नहीं की। अभी सितंबर में मौका मिला था प्रधानमंत्री को। तो आप जो कह रही है ना कि हमारे को बहुत विश्व में बड़ा नाम है, अरे भाई, चीन का नाम लेने से डरते हैं हमारे प्रधानमंत्री। उन्होंने कहा कि ना कोई आया है, घुस आया है, ना घुसा हुआ है। ऐसे समय में अगर आप हमारे सेना के शौर्य को पॉलिटिकल विल नहीं दे सकते तो आप क्या कर रहे हैं? मैं ये सरकार से सवाल पूछ रही हूँ कि हमारी सेना इतनी शौर्यवान है, आपसे खाली उनके लिए अपनी कूटनैतिक वार्ता करते क्यों नहीं बनती? केवल हमारी सेना ही आगे बढ़ी हुई है और सेना के ऊपर अगर कोई भी सवाल करता है बहुत गलत है। लेकिन ये जो कहानी है ना, ये सरकार खुद कर रही है, ये सेना के साथ बुरा व्यवहार कर रही है। सेना को जो इस वक्त चाहिए, एक कूटनैतिक बात और एक राजनीतिक डायलॉग,
ये दोनों चीजें इस समय हो तो सेना के शौर्य को, अपनी पराकाष्ठा पर हम देखेंगे। लेकिन सरकार वहां से जी चुरा रही है, सरकार इस मामले में अकर्मण्य है और ऊपर से नैरेटिव बना रही है। अरे भाई, जिस पीएम केयर फंड में 50 करोड़ रुपए का एक बार चीन से ये लिया गया है, उसके अलावा 500 करोड़ का और भी डोनेशन लिया गया है, उस पर क्यों कोई जांच नहीं होती? उस पर बात करिए। बातें इधर उधर क्यों फैला रहे? सीधी बात यह है कि आपको इस वक्त सेना का साथ देने जो आप नहीं कर रहे हैं, तो सेना का साथ दे सरकार, फालतू के नैरेटिव्स ना करे और सेना के साथ रहे सरकार। बहुत सीधी बात है। ठीक है अनुमा जी, ठीक है। तहसीन पुनावाला हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। मैं तहसीन जी का रुख करूंगी। तहसीन जी, ये वो समय है जब इस समय सारे गुटों को एकजुट होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। तवांग में क्या हुआ, गलवान में क्या हुआ, आपने खुद देखा और आपने ये भी देखा कि किस तरीके से सेना ने शौर्य का, अदम्य साहस का परिचय दिया है। उसके बाद से इस तरह की राजनीति क्या वाकई होना सही है? क्या हम पाकिस्तान की राह पर आगे बढ़ रहे हैं? अव्वल तो आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और विंग कमांडर अनुमा जी और यहाँ पर जितने भी रिटायर्ड फौजी हमारे साथी बैठे हुए, इनको सलाम करता हूँ, क्योंकि इन लोगों की वजह से हम सुरक्षित हैं। मैं 2 या 3 चीज़ बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले, हमें गर्व होना चाहिए भारत के लोकतंत्र पर, और लोकतंत्र में ये विपक्ष का अधिकार बनता है कि वो सरकार से सवाल पूछे। तो ये अधिकार को सिर्फ बरकरार ही नहीं रखना चाहिए, इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। अगर आप चाइना के पेपर्स को देखें, चाइना के पेपर में इस क्लैश के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है, क्योंकि चाइना एक लोकतांत्रिक मुल्क नहीं है, भारत एक लोकतांत्रिक मुल्क है। इसे सेलिब्रेट करना चाहिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जब भी इसके पहले भी कोई घटना होती थी, चाहे यूपीए की सरकार थी या इसके पहले कोई और सरकार थी, NDA 1 यानी कि वाजपेयी जी की सरकार थी, ये हमेशा से परंपरा रही है कि माननीय प्रधानमंत्री सदन में आते, विपक्ष को जवाब देते। जब राजनाथ सिंह जी बीजेपी के अध्यक्ष थे और वो मनमोहन सिंह जी से जवाब मांगते थे, जब उस वक्त चाइना का इनकर्शन होता था, तो मनमोहन सिंह जी ने कभी नहीं कहा कि भाजपा देश के खिलाफ है, देशद्रोही। तो ये दोनों पार्टीज को एक दूसरे को देशद्रोही कहना बंद करना चाहिए। अब हम आते तवांग के मामले पर। स्ट्रेटेजिकली तवांग चीन के लिए बेहद ज़रूरी है। इसलिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि चाइना नहीं चाहेगा कि फ्यूचर का कोई भी दलाई लामा 6th दलाई लामा से एसोसिएटेड हो, जो तवांग से आते हैं। और 6 दलाई लामा की एक ऐतिहासिक वजह रही है, ये सब लोग जानते हैं, मैं उस डिटेल में नहीं जाता हूँ। इसलिए 1980 में भारत ने एक ऑपरेशन किया था तवांग को लेने के लिए, जब मरहूम शहीद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। और IB का ये ऑपरेशन विद द इंडियन आर्मी, उसके पहले ऑपरेशन फैल्कन हुआ था। उस ऑपरेशन फैल्कन से हमने सारे हाइट्स ऑक्यूपाई किए थे। और फिर ऑपरेशन चेकर बोर्ड हुआ था, जब शहीद राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। ऑपरेशन चेकर बोर्ड जब हुआ था, सारी वेस्टर्न दुनिया ने ये कहा था कि चीन और भारत के बीच में तीसरी लड़ाई होगी। फर्स्ट लड़ाई 62 में हुई, सेकेंड लड़ाई हुई 67-68 में नथुला और चोला में, जब भारत की जीत हुई और चीन को पीछे जाना पड़ा। जब ये ऑपरेशन चेकर बोर्ड हुआ, जनरल सुंदर जी थे, चीन को तीसरी बार भारत के सामने हार हुई और दूसरी बार हार हुई और चीन को विड्रॉ करना पड़ा। राजीव गांधी ने अरुणाचल प्रदेश को स्टेट डिक्लेयर किया। चीन ऑब्जेक्शन लेते गए। तो राकेश जी जो कहते कांग्रेस कमजोर रहा है, ये बिल्कुल गलत है। कमजोर कोई सरकार नहीं रही है, न भाजपा की न कांग्रेस की। 62 के बाद हम 1 इंच जमीन नहीं हारे। इनकर्शन हुआ है, किसी भी सरकार ने जमीन नहीं हारी। अब हम आते हैं कल के क्लैश, 9 के क्लैश पे। पॉलिटिकल सवाल सिर्फ 2 है, मैं ज़्यादा स्ट्रेटेजिक पे नहीं जाता हूँ। स्ट्रेटेजिकली हम जानते हैं चीन के कुछ सैनिक आए, भारत के सिर्फ 50 थे। वो बाद में भारत के और सैनिक आए, आउट नंबर हुए। चीन के सैनिक बहुत मार खाए और चीन ने उसको एक्नॉलेज भी नहीं किया है। हम जानते हैं कि भारत ने अपना टेरिटरी रीगेन कर दिया, वो उसमें कोई दोष नहीं है। सवाल ये है पॉलिटिकली, ये घटना हुई 9 तारीख को, ये हम सब जानते हैं। आज हम 13 पे हैं। ये बात आई कल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से 12 तारीख को। 9 से 12 पार्लियामेंट चालू था। क्या माननीय रक्षा मंत्री को, मैं ये नहीं कहता पार्लियामेंट में सारे ऑपोजिशन के लीडर्स को बुला के, NIA चीफ को बुला के, चीफ ऑफ डिफेंस को बुला के ब्रीफ नहीं करना चाहिए था इस बारे में? नंबर 1। नंबर 2, किस बात का जश्न मना रहे थे प्रधानमंत्री जी, किस बात की सेलिब्रेट कर रहे थे जब ये इंसिडेंट हुआ? मैं दोबारा से नहीं कह रहा हूँ कि आप उस वक्त सार्वजनिक करते, आप बुलाकर ऑपोजिशन के जो बड़े लीडर्स है, खरगे जी है, बड़े बड़े गुट है, और आपके जो साथी दल है, उनको बुलाते आप ब्रीफ कर देते थे। मैं एक चीज़ से अपनी बात समाप्त करता हूँ। जब ये एनक्लेव्स हो रहे थे, इंडिया और बांग्लादेश के एनक्लेव, जो मोदी जी ने उसको बाद में पूरे किए, एक्सचेंज ऑफ टेरिटरी, राजनाथ सिंह जी को कुछ क्लैरिफिकेशन मांगते थे। मैं उस वक्त मैं पॉलिटिकल स्टूडेंट था। आधी रात को मनमोहन सिंह जी ने IB चीफ को इंस्ट्रक्ट किया कि राजनाथ सिंह, जो बीजेपी के अध्यक्ष थे, उनके घर पर जाकर ब्रीफ करें। यही तो लोकतंत्र है। बार बार ये कहना, आपने MOU साइन किया, आपने 500 करोड़ ले लिए, ये क्या है? और ये सूट नहीं करता। और ये प्रधानमंत्री का आज कर्तव्य होना चाहिए था कि वो आकर पार्लियामेंट में बैठे। प्रधानमंत्री नहीं थे, गलत मैसेज जा रहा है।
ठीक है, ठीक है, ठीक है। हमारे साथ तमाम और खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। मैं दानिश कुरैशी का रुख कर रही हूं जो कि MIM से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश, ये ओवैसी साहब बार बार सवाल उठा रहे हैं। इस तरह की घटनाओं पर सवाल आप लोग उठाते ही हैं, इससे पहले भी उठाए गए हैं, एक बार फिर से सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल दानिश साहब ये है, क्या सेना पर विश्वास नहीं है? और रक्षा मंत्री ने जिस तरह से आकर पूरी डिटेल सदन में साझा करी, पूरी जानकारी दी, क्या उन पर विश्वास नहीं है? देखिए शाजिया जी, बात विश्वास की नहीं है, सेना पर पूरा विश्वास है, लेकिन सवाल ये है कि सरकार को चाहिए कि इस मामले को लेकर बातचीत हो, पार्लियामेंट में बहस भी नहीं कह रहा मैं तो कह रहा हूँ कि बातचीत हो इस पूरे मामले को लेकर के। वही मांग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कही है। और याद रहे, उन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके की घटना वहां घटी गई है, हमारी फोर्स जो है वो बिल्कुल काबिल है हर हालात से मुकाबला करने के लिए, लेकिन सरकार की जो जिम्मेदारी है, नरेंद्र मोदी जी क्यों चीन का च बोलने से चूक रहे? क्यों? अब वो सवाल ये है कि वो आंख कहां गई लाल जो वो कब। दानिश साहब से हमारा संपर्क टूट गया है। दानिश साहब, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? हाँ रिया जी जी, अपनी बात पूरी कीजिए। बस तो मैं यही कह रहा था कि सवाल ये है कि जिस तरीके की मांग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कही है, वो देश के लिए की है, देश की सुरक्षा को लेकर है, और देश की सुरक्षा को लेकर देश के तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो चिंतित हैं, और उनकी चिंता वाजिबी भी है, और उनकी चिंता को दूर करना सरकार का जिम्मा है, और सरकार को चाहिए। मतलब नाराजगी सिर्फ इसी बात की है कि सर्वदलीय बैठक नहीं बुलाई गई, हमको नहीं बुलाया गया, हमसे सलाह नहीं ली गई, क्या नाराजगी सिर्फ इसी बात की है क्या दानिश साहब? देखिए, बात नाराजगी की है ही नहीं। चीन, आप देखिए, चीन कभी शांति से बैठा ही नहीं है, हर रोज सुबह एक नई खबर आ जाती है। उसके बाद सवाल ये कहाँ है कि हमें नहीं बुलाया, इसकी नाराजगी और नाराजगी कहाँ है? सवाल ये है कि सीमा पे क्या हालात है, उसकी जानकारी सदन में साझा तो करनी पड़ेगी ना। और अब सिर्फ बयान दे जाने, सदन में तो उन्होंने जानकारी साझा कर दी ना, राजनाथ सिंह को आपने सुना? सुनिए साजिया जी, सुन तो लीजिए। सवाल ये है कि सिर्फ क्या बयान दे के चले जाना मुनासिब है? क्या लोगों को विश्वास दिलाना, क्या जितने भी लोग हैं सदन के, उन्हें यह विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं है कि सरकार काफी है? आप देखिए, अभी तक प्रधानमंत्री जिस तरीके के अभी तहसीन भाई बात कर रहे थे, कितनी संगीन बात है ये कि हमारे यहाँ ये घटना घट जाती है और कोई रिएक्शन नहीं है, कोई बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, इस पर भी जी, 10 सेकंड में ऐड कर देता हूँ। जब 1961-62 का जो हमारा वॉर हुआ भारत और चीन के बीच में, भारतीय जनसंघ उनके एक लौटे MP थे, अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी। उन्होंने पार्लियामेंट के कॉरिडोर पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को पकड़ा और कहा आप स्पेशल सेशन बुलाइए। एक लौटे MP की बात सुनकर जवाहरलाल नेहरू ने स्पेशल सेशन बुलाए। उस सेशन में अटल बिहारी वाजपेयी ने जितने भी सवाल उठाए उसके जवाब दिए प्रधानमंत्री ने। देखिए, यही परंपरा है, ये बार बार भाजपा की थी। प्रधानमंत्री को आज शाम हाजिर रहना चाहिए था, उत्तर उनको देना चाहिए था। और अगर आप नई सार्वजनिक उत्तर पार्लियामेंट में देना चाहते हैं रक्षा मंत्री का स्टेटमेंट से आप समझते हो काफी, तो आप स्पेशल मीटिंग बुलाकर आप कीजिए। इससे आप क्यों भाग रहे हैं? आप क्यों 9 तारीख को सेलिब्रेट कर रहे थे? सवाल ये, आप क्या सेलिब्रेट कर रहे थे? 9 तारीख को ये घटना हुई शाजिया जी, इसमें तो कोई इनकार नहीं कर रहा, आप क्यों सेलिब्रेट कर रहे थे? क्या सेलिब्रेट कर रहे थे? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तहसीन जी, मैं लौटूंगी, मैं आपके पास। यूके देवनाथ जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर, जल्दी से क्विक रिएक्शन में आपसे समझना चाहूंगी कि बार बार चीन को खदेड़ा जाता है, बावजूद इसकी वो बार बार हिमाकत करता है, आखिर ऐसा क्यों? देखिए शाजिया जी, चीन तो हमेशा ये चाहेगा कि वो भारत को छोटा भाई की नज़र से देखे। चीन नहीं चाहता कि भारत एशिया में, खासतौर से साउथ ईस्ट एशिया में एक उभरता हुआ पावर बने। चीन की हमेशा ये हिमाकत रही है कि वो भारत की फौज को भी नीचे दिखाना चाहता है। ऐसे नाजुक मौके पे, क्योंकि मैं डिस्कशन का रुख देख रहा था, मेरी सबसे एक ही दरख्वास्त है, ऐसे मौके पे हमें पक्ष या विपक्ष की बात नहीं करनी चाहिए। पूरा देश, चाहे वो पक्ष में हो, विपक्ष में हो या प्रतिपक्ष में हो, एक साथ मिलकर चीन के खिलाफ बात करें। देखिए, आज की तारीख में जब चीन हमारी तरफ देख रहा है, उसको नजर आना चाहिए एक सॉलिड कंसोलिडेटेड भारत। चीन को किसी भी तरह से नहीं लगना चाहिए कि भारत अंदर से आपस में ही बटा हुआ है। दुनिया की सारी ताकतें हमारी तरफ देख रही हैं और देख रही हैं कि एक उभरता हुआ भारत किस तरह से एक बड़बोले चीन, एक बिगड़ेल चीन से निपटने की तैयारी कर रहा है। यानी पूरे भारत को एक साथ मजबूत होकर चीन का जवाब देने के लिए तैयार रहना चाहिए। इसके लिए हमारे, यानी कि एकजुट होना जरूरी है, और यही सेना की आवाज है। इसी पर आगे हम चर्चा करेंगे, इसी पर हम आगे बढ़ने वाले हैं। मेजर मोहन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं रुख करूंगी। या एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुक रही हूं, बहुत छोटे से ब्रेक, जल्द हाजिर होते। हमारी चर्चा लगातार जारी है भारत 24 के स्टूडियो में, आप देखते रहिए भारत 24। छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर।
मेजर मोहन कुमार का मैं रुख करने जा रही हूं। सर, कुछ देर पहले अनुमा जी को आप सुन रहे थे, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है, इनकी ओर से बड़ी बड़ी बातें कही गई, बड़े बड़े दावे किए गए, लेकिन मेरा सीधा सवाल है, क्या वाकई सरकार सेना के साथ अभी इस समय नहीं खड़ी हुई है? देखिए साजिया जी, आज मैं फक्र के साथ कह सकता हूँ, मेरा सीना गर्व से भरा हुआ है। मैंने इसी कि भाई आप कांग्रेस हो या बीजेपी हो या देश का कोई भी मीडिया हो या कोई भी आम नागरिक हो, हर आदमी हर तरह से फौज के साथ खड़ा है। ये एक सैनिक के लिए सीना गर्व से भर जाने वाली बात होती है। अभी ये जो आपका इशू है, ये इतना इम्पॉर्टेंट है और हर कोई इसके लिए कंसर्न है। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। अभी भाई पूना वाला ने बोला कि भाई व्हाट इज़ द सेलिब्रेशन। मैं आपको बता दूं कि सेलिब्रेशन क्या है। एक बहुत सा सिंपल सा इशू है। एम आई ऑडिबल? बिल्कुल बिल्कुल सर, आप अपनी बात कंटिन्यू। सेलिब्रेशन क्या है? तो बहुत ही मज़े की बात यह है, देखिए इस इंसिडेंट से मैं दो चीज़ देखता हूँ। पहली चीज़, रशिया यूक्रेन वॉर में चाइना ने दिल खोल के रशिया को सपोर्ट करा और रशिया इज़ ऑन बैक फुट। सो वो चाइना का जो फ्रस्ट्रेशन है, उसके बाद चाइना ने वो फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कोशिश किया यूएस के साथ में, वो फ्रस्ट्रेशन नहीं निकला। उसके बाद फ्रस्ट्रेशन निकालने का कोशिश किया यूरोप के साथ में, वो भी नहीं निकला। अभी चाइना जो है अल्टीमेटली आने के बाद कोशिश करता है कि आखिरकार इस फ्रस्ट्रेशन को हम निकाल के क्यों ना इंडिया के खिलाफ निकाल लिया जाए। ये फ्रस्ट्रेशन इंडिया के खिलाफ निकालने की कोशिश की और उसमें उनको मुंह तोड़ जवाब मिला। ये है फ्रस्ट्रेशन। चाइना को नहीं, ये चाइना का फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन ऑफ चाइना। ये हमको सेलिब्रेट करना है। पहली थिंग कि चाइना फ्रस्ट्रेटेड है, ये सेलिब्रेट करना है। दूसरी चीज़ हमको ये सेलिब्रेट करना है कि चाइना की हर ओछी हरकत को हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। आज इंडियन आर्मी ने दिखा दिया कि चाहे कितनी भी सर्दी हो, चाहे किसी भी तरह की कंडीशंस हो, जोग्राफिकल कंडीशंस हो, हर तरह हर मौके पर हम उनको हर तरह माकूल जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। और इतना अच्छा उनको जवाब मिला है कि वो फ्रस्ट्रेशन उनका ही दुनिया को कन्वे कर गया कि उस फ्रस्ट्रेशन बहुत सॉलिड जवाब मिल गया है। और सिर्फ गलवान में नहीं, बल्कि अब एक बार फिर से तवांग में भी। हाँ, ये रिजल्ट है, यही परिणाम है। ये इसी बात का जिसको हमें सेलिब्रेट करना होगा। इसको सेलिब्रेट करना है। और सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री ने इसमें भाषण नहीं दिया, क्योंकि ये प्रधानमंत्री के लेवल का इशू नहीं है। ये कोई फुल फ्लेज्ड वॉर नहीं है कि प्रधानमंत्री ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन बुलाए या उस पर कोई जवाब दे। बहुत बड़ी बात है। इतनी बड़ी इस छोटे से इशू को सिर्फ इस तरह से देखना है कि ये हमारी एक स्ट्रैटेजिक विन है। बिल्कुल मेजर मोहन कुमार इस समय बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं और उम्मीद करती हूं कि अनुमा जी भी इस बात को सुन रही होंगी। अनुमा जी, आप भी विंग कमांडर रह चुकी हैं, बिल्कुल आप ही के पास आ रही हूं। मोहन जी भी सेना में रह चुके हैं, लेकिन उनका कहना है कि आज इस समय देश का हर व्यक्ति, हर नागरिक सेना के साथ खड़ा हुआ है। ये गर्व का मौका है। देखिए ऐसा है, मुझे बोला है आपने बोलने। एक बात तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो 3 रक्षा विशेषज्ञ हैं, उनमें से 2 तो मेरे बहुत ही करीबी हैं। और दूसरी चीज ये बता दूं कि मेरी सर्विस जो है वो 24 वर्ष की है। कुछ बात जो भी बोलूंगी ना, तो वो पार्टी की तरफ से कम, मैं अपने सर्विस की इज्जत में ज्यादा बोलूंगी। और इसलिए ये ध्यान रखें कि एक बात तो ये कि जो 1 इंच भी नहीं ली गई है जमीन, ये एक झूठ है। क्योंकि जिस तरह से हमारी जमीन गालवान के वहां पर ले ली गई है, गलवान रिवर वैली में 4 किलोमीटर चीन अंदर आया था, 2 पीछे गया, 2 को बफर जोन बोल दिया। यानी कि आप मेरे घर के 4 कमरों में कब्जा कर लो, 2 छोड़ दो और फिर 2 में बोलो आप नहीं रह सकते। ये वो काम हुआ है। इसी तरह से हम फिंगर 8 तक पहले हम पेट्रोलिंग करते थे, अब हम फिंगर 3 तक ही करते हैं और चाइना फिंगर 4 तक करता है। तो जो आप बातें कह रही हैं ना, वो जिंगोइज्म के लिए अच्छी हो सकती हैं। अच्छा, एक और खास चीज जो मैं बताना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री आज टिकट जारी करने चले गए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के ऊपर मंथन हो रहा है। भाई, जब पुलवामा था तब आप जिम कॉर्बेट पे शूटिंग कर रहे थे, तो आपको देश के प्रधानमंत्री जी जिम कॉर्बेट में शूटिंग कर रहे थे। कम से कम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भाषा का इस्तेमाल तो नहीं किया है सेना के लिए, स्क्रैप द आर्मी। अनुमा जी, देखिए, किसने किया था इस्तेमाल?
किसने किया था इस्तेमाल? पहले जवाब, सवाल पूछ लिया, जवाब दे दिए। स्क्रैप द आर्मी किसने कहा था? जवाब सुनिए, मैं आपके नैरेटिव पर नहीं जाऊंगी। सवाल का जवाब मैडम, सीधा सवाल सीधा जवाब। स्क्रैप द आर्मी किसने कहा? स्क्रैप द आर्मी किसने कहा? प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं कहा, आपकी डिक्शनरी में बता दीजिए, इतिहास के पन्नों को पलटिए जरा, किसने कहा था? स्लाइसिंग कर करके चीन हमारी बिट बाय बिट जमीन ले रहा है। ठीक है, 44,000 वर्ग किलोमीटर जमीन 1962 में चीन ने ली थी, क्या आप भूल गई हैं? अनुमा जी सुन भी लीजिए, बोलने के अलावा सुना भी जाता है। आप भूल गई है क्या? स्क्रैप द आर्मी किसने कहा था, ये तो भूल ही गई है आप। लेकिन शायद आप ये भी भूल गई है अनुमा जी कि 44,000 वर्ग किलोमीटर जमीन 1962 में ली गई थी, चीन ने ली थी। किसका कार्यकाल था, ये याद है आपको? ये बात सुनिए, 1962 भूल में गई हमारी सशक्त नहीं थी, हम लड़कर यहाँ बिना लड़े हम हार रहे हैं, बिना लड़े हमारी जमीन गई है। जरा सोचिए 1962 में हमारे पास क्या था, हमारा देश कब आजाद हुआ था, कितने इक्विपमेंट थे? आज हम विश्व की सबसे बड़ी चौथी वायुसेना है, ये समझिए ये बात को। उस समय हम लड़ के हारे थे, लेकिन हम तो समझते भी हैं, सम्मान भी करते हैं मैडम, लेकिन मेरा ये सवाल आपसे है अनुमा जी, क्या आपको सरकार पर विश्वास नहीं है? सेना पर तो विश्वास है आपका मैडम, सेना पर तो विश्वास करती हैं अनुमा जी, सेना पर तो विश्वास है? नहीं, सेना की बात नहीं कर रही हूँ मैं सरकार की लचर अकर्मण्य सरकार की बात कर रही हूँ, जो राजनीतिक वार्ता भी नहीं कर रही है। तो मोहन जी तो बता रहे हैं सेना ही काम कर रही है, सेना ही लड़ रही है, सेना ही अपना शौर्य दिखा रही है, परिचय दे रही है, तो फिर अब तक आपके मुंह से सेना की तारीफ क्यों नहीं निकली अनुमा जी? नहीं मिल रही है, बहुत ध्यान से सुन लीजिए आप। अब तक आपके मुंह से सेना की तारीफ क्यों नहीं निकली है? सरकार पर आप सवाल आपको शर्म आना चाहिए, आपको शर्म आना चाहिए। पहले नंबर पे मैंने कहा था कि मैं सेना के ही पक्ष में बोलूंगी, मैं सेना की 24 साल में मैंने सेना की वर्दी पहनी है, केवल सेना के पक्ष में बोलूंगी। मैं किसी पार्टी को नहीं जानती जब मैं सेना की बात कर रही होती हूँ, ये बात आपको समझना चाहिए। और गलत लांछन लगाते हुए खुद पर कोई लांछन नहीं लगाया, आप लगातार कांग्रेस के लिए बोल रही थी, बीजेपी के लिए बोल रही थी, आप राजनीति पर आ रही थी, मैंने तो सेना पर सवाल पूछा, तो आप मेरा सवाल पूछ लिया, 1962 का जो कार्यकाल था वो आखिर किसका था? ठीक है जानते हैं, मैंने सेना के बारे में एक भी बात कोई खराब आपकी सारी बात मैं स्वीकार करती हूं, सरकार की राजनीतिक कुछ कहना चाह रहे हैं, सीधा बोलिए उठाई है। ठीक है अनुमा जी, ठीक है। शाहजा जी, बार बार नेहरू जी पर आज भी माननीय गृह मंत्री जी ने एक झूठ बोला। मैं बड़े जिम्मेदारी से शब्द और बहुत दुख से शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ कि भारत ने यूनाइटेड नेशंस में अपना परमानेंट सीट चीन को दे दिया। ये सिर्फ एक झूठ है, झूठ के अलावा कुछ नहीं। और राजनीति की जो बात यहाँ पे दो वरिष्ठ, दो मेरे सेना के जो दो लोग बैठे हुए हैं, ये जाने कि कभी भी भारत को फॉर्मल ऑफर नहीं मिला था। ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत पर गृह मंत्री जी इस वक्त झूठ बोलेंगे तो मुझे लगता है गलत है। लेकिन जो आपने स्पेसिफिक सवाल पूछा पंडित नेहरू को लेकर स्क्रैप दी आर्मी, उसका मैं आपको बता दूं, जनरल लॉकहार्ट पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ थे और भारत के उस वक्त कमांडर इन चीफ जो थे जनरल डगलस ग्रेसी। उस कॉन्वर्सेशन में, क्योंकि पंडित नेहरू चाहते थे कि दोनों आर्मी अलग हो जाए, जब भारत आज़ाद हुआ एक कंप्लीट कमांड था, उस कॉन्टेक्स्ट में कि दोनों आर्मी अलग हो जाए, वो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म ना रहे, पंडित नेहरू ने कहा स्क्रैप दी आर्मी। जो सिस्टम इंग्लैंड चला रहा था, उस सिस्टम को आप पंडित नेहरू पर बार बार ब्लेम करना ये गलत है। इस आर्मी को मॉडर्न करने में पंडित नेहरू का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। मैं और एक चीज कह दूं, 67-68 में चीन को भारत ने युद्ध में हराया है। शहीद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, नथुला और चोला पे हमने हराया है। अरुणाचल प्रदेश को हमने स्टेटहुड डिक्लेयर किया है। और जो कि मैं मेजर साहब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मेजर मोहन की, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के लेवल का इशू नहीं था। मैं उनसे डिबेट नहीं करूँगा, उन्होंने देश की सेवा की है। लेकिन जब भी एक इंकर्शन हो जाता था चीन का भारत के अंदर, और 600 इंकर्शन हुए जब यूपीए की सरकार थी, 1300 हुए जब मोदी जी की सरकार है। जब भी इंकर्शन होता था, जब भी माननीय सुषमा जी या अरुण जेटली जी खड़े होकर पार्लियामेंट में कहते थे, शाहजा जी आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, कि प्रधानमंत्री को इस पर जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री आकर जवाब देते थे और आप कवर करती थी। मैं ये नहीं कह रहा प्रधानमंत्री को पब्लिक जवाब देना चाहिए, मैं अब भी ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कम से कम आईबी चीफ को बुलाकर या एनएसए चीफ को बुलाकर, सीडीएस को बुलाकर अगर आप वरिष्ठ ऑपोजिशन और आप ही के साथी को ब्रीफ कर देते, मुझे लगता है ये भारत की लोकतंत्र की गरिमा को और बढ़ाता, क्योंकि ये ट्रेडिशन रहा है भारत का। मैं एक लास्ट चीज कह दूं, जब हम ऑपरेशन फैल्कन के बाद जब हम ऑपरेशन चेकर बोर्ड कर रहे थे, राजीव जी ने हर रोज हर 3-4 दिन में अटल बिहारी वाजपेयी जी को पीएम हाउस में बुलाते थे, बताते थे हमने किस तरह से स्ट्रेटेजिक साइड से हमने लिया है, किस तरह से हम ऑपरेशन चेकर बोर्ड कर रहे थे। और एक बार एक लास्ट चीज बता दूं, वाजपेयी जी को ये डर था, क्योंकि वेस्टर्न मीडिया में डर था कि भारत और चीन के बीच में लड़ाई होगी, युद्ध होगी। उसके बाद राजीव जी गए चीन,
उस सारी चीज की ब्रीफिंग खुद प्रधानमंत्री जी ने वाजपेयी जी को कहा। 2 एमपीज थे बीजेपी के, ये नहीं कहा आप छोटे नेता हो, ये नहीं कहा आपकी हैसियत क्या के, ये नहीं कहा ये मेरे औकात के नीचे। राजीव जी ने ये नहीं कहा, उनको ब्रीफिंग दिया प्रधानमंत्री के घर में बुला के। किसने कहा कि हैसियत क्या है? मैं जो बोला, जो शब्दों का प्रयोग है आपकी। राकेश त्रिपाठी जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी, आपकी जानकारी में कोई ऐसा नेता है जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है? नहीं, क्योंकि कहा कि प्रधानमंत्री के लेवल के नीचे की बात, इसलिए मैं कह रहा हूं। देखिए साजिया, मुझे लगता है कि इस गंभीर विषय पर एक जो बात सबको सबसे पहले कहनी चाहिए कि रात 8 और 9 के दरमियानी रात जिस तरह के सेना ने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया, अनुमा आचार्य जी सेना में रही हैं, उनको कम से कम इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए थी कि भारत के सेना के जवानों ने कम संख्या में होने के बावजूद वहां जिस तरह से चाइना के जवानों को सबक सिखाने का काम किया है, मैं मानता हूं कि सबसे पहले इस बात की प्रशंसा करने की आवश्यकता है। अब अनुमा जी आप बोलती हैं तो मैं चुपचाप सुनता हूं, ये आप कहती हैं आप संस्कार लोगों को सिखाती हैं, बीच में मत बोला करिए। आपने कहा कि मैं सेना के जवान के नाते बात कहूंगी। नहीं, आप सुनिए, नहीं, आप बिल्कुल आक्षेप करेंगे, बिल्कुल आक्षेप करेंगे। आप कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते बैठी हैं और आपने कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते आपने पूरा वक्तव्य कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते, और संस्कार सीखिए। मैं आपके बोलते समय चुपचाप रहता हूं। मैं आपका महिला के नाते भी सम्मान करता हूं और देश के पूर्व सैनिक होने के नाते भी आपका सम्मान करता हूं, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते आप जब कांग्रेसी संस्कार के साथ आते हैं तो मुंहतोड़ जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वरना एक महिला के नाते आपका पूरा सम्मान है, एक सेना के पूर्व जवान होने के नाते पूरा सम्मान है, लेकिन ये कांग्रेसी प्रवक्ता होने के नाते ना, ये कांग्रेसी प्रवक्ता होना आप पर इन सारी जो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन पर भारी होता है। इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा संयम रखिए। अरे भाई कांग्रेसी मत केवल हो जाइए। अरे भाई कांग्रेसी होने से पहले आप सेना की जवान की वर्दी में भी जो बैठी है ना, कम से कम उसकी थोड़ी लाज रखिए, थोड़ी सी लाज रखिए। देश की सेना के शौर्य पर ऐसे सवाल मत उठाइए। ये केवल कांग्रेसियों को उठाने दीजिए जो विशुद्ध कांग्रेसी हैं। आपने तो सेना का खून है भाई, आप तो सेना को सर्व किया है आपने। आप कम से कम संदीप जैसी भाषा का प्रयोग मत करिए। आप कांग्रेसियों की एके एंटनी ने जो भाषा कही थी उस तरह की भाषा का प्रयोग मत करिए। सुनिए थोड़ा सा अनुमान, तुम्हें मैं गंभीर बातें खत्म कर देंगे। साजिया मैं बहुत अनुरोध कर रहा हूँ। नहीं, अब फिर आप अनुमा जी आप कहोगी, आप ऐसा तय करो तो तय कर लो, फिर आपको भी किसी डिबेट में नहीं बोलने देंगे। नहीं, ये हल्ला करना हमें भी आता है, ये हल्ला करना हमें भी आता है। अगर चाइना के सैनिकों की तरह से आप अतिक्रमण करेंगे डिबेट में तो भारत के सैनिकों की तरह आपको भी बाहर का रास्ता दिखाने में आता है। का जवाब इसलिए इस समय इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं बीजेपी के ऊपर और बीजेपी की तरफ से जवाब देने के लिए राकेश त्रिपाठी यहाँ पर मौजूद है। राकेश जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। पहले सेना की हूँ और सेना की बात। अनुमा जी ठीक है, आएंगे आपके पास। राकेश त्रिपाठी जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं आपकी सेना की आपने जो सर्विस की उसको बहुत नमन कर रहा हूं, लेकिन कम से कम कांग्रेस के प्रवक्ता न बनिए, थोड़ा सा धैर्य से सुना करिए। देखिए ये बात स्पष्ट है कि भारत की सेना ने जो शौर्य दिखाया है उसको सलाम करना चाहिए। भारत की सरकार की पॉलिटिकल विल पर जो लोग सवाल उठा रहे हैं उन लोगों ने सवाल सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी उठाए थे, उन्होंने एयर स्ट्राइक के बाद भी सवाल उठाए थे, वो साक्ष्य तब भी मान रहे थे। इन्हें न देश की सेना पर भरोसा है, न देश की सरकार पर भरोसा है, न देश के स्वाभिमान पर इनको कोई चिंता है, और इसीलिए आज चाइना में इस तरह की डिबेट नहीं हो रही होंगी। ये बात बिल्कुल सही कही मेजर साहब ने कि 2008 से लेकर के 2013 तक ऐसी 600 घटनाएं लगभग हुई हैं, क्योंकि बॉर्डर बहुत डिफाइन नहीं है। कई बार सेना अंदर तक दूसरे देश की आ जाती है और कन्फ्रंट होता है, फिर भारत की सेना शौर्य का जवाब तरीका अपनाती है। ये पहले भी कई बार हुआ है। इस बात को लेकर के जिस तरह की डिबेट्स क्रिएट की गई हैं, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार की बातें उठाई हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और चाइना के लोग भी आज देख रहे होंगे कि भारत में जो विपक्ष है वो किस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है। यानी सेना अपने शौर्य का वहां प्रदर्शन कर रही है, लेकिन भारत के भीतर भारत के राजनीतिक दल सेना के शौर्य पर सवाल उठा रहे हैं। इसलिए क्योंकि आप सरकार पर सवाल उठाना चाहते हैं। मेरे पास बहुत ज्यादा मेजर अलीशा के पास जाना चाह रही हूं। आ रही हूं तहसीन आपके पास, क्योंकि समय नहीं है, जल्दी से क्विक रिएक्शन ले लेती हूं। अलीशा क्या लगता है आपको, इस प्रकार की राजनीति, इस प्रकार की बहस होनी चाहिए, वो भी सेना के मुद्दे पर, जब हमारी सेना सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है। एक बार भी सेना की तारीफ नहीं इनके मुंह से। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी, जो कि बहुत ही बहादुर, बहुत ही अच्छी ऑफिसर हैं,
इनके सर्विस रिकॉर्ड में जानता हूँ, बहुत ही बेहतरीन रहा है। तो इन्होंने कभी कुछ, अभी भी ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इन्होंने सेना के खिलाफ नहीं बोला है, मैं वो बात क्लियर कर रहा हूँ। ये इन्होंने सेना की वर्दी पहनी है 24 साल। इन्होंने राजनीति होनी चाहिए या नहीं? नहीं, राजनीति नहीं होनी चाहिए। अनुमा जी ने बोला या नहीं बोला, अनुमा जी भी राजनीति नहीं कर रही है। है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, अनुमा जी भी राजनीति नहीं कर रही है। वो एक बहादुर सैनिक है और ये फौजी परिवार से आती हैं। ये बहुत ही, मैं जानता हूँ, मैं खुद पर्सनली जानता हूँ इनका सर्विस रिकॉर्ड, ये बहुत ही, तो इसको गलतफहमी कोई ना रखे। पहली उन्हें खुद जब पहली बात उन्होंने बोल दी कि जब मैं आगे बोलती हूं तो मैं फौज की तरफ से पक्ष रखती हूं, मैं कोई राजनीति में भूल जाती हूं, पार्टी वार्टी, मैं राजनीति भूल जाती हूं, उन्होंने खुद बोला इनकी ज़बानी। तो अच्छा, दूसरी बात, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बोलता हूं कि फौज के ऊपर राजनीति किसी को नहीं करनी चाहिए, पार्टी कोई सी भी हो, चाहे बीजेपी हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, या कांग्रेस हो, या कोई भी हो, राजनीति सरकार के फौज को लेके नहीं करनी चाहिए। ये गलत बात है, क्योंकि फौज बिल्कुल ए पॉलिटिकल, यहीं पे आपने को साबित कर दिया। आपने देखा, खुद ही फौजी अफसर ने खुद बोला कि मैं जब फौज बैठती हूँ, मैं फौज के हित में, फौज के पक्ष में बात करती हूँ, कोई पार्टी वार्टी यहाँ पे भूल जाते हैं बिल्कुल, और बिल्कुल फौज के हित बिल्कुल जाहिर तौर पर, और फौज के खिलाफ बात होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि सेना है, इसलिए हम यहां पर महफूज खड़े हुए हैं। राजनीति बिल्कुल अपनी जगह पर है, लेकिन सेना का सम्मान अभी इस समय सर्वोपरि है। मैं इसी बात पर अडिग रहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का भारत 24 के साथ जुड़ने के लिए।